गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वाली क्लास में हमने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैव अकार्बनिक रसायन नामक चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है, जिसमें हमने हीमोग्लोबिन की संरचना, क्लोरोफिल और साथ में साइटोक्रोम की संरचना को हमने डिस्कस किया था और किस तरह से इनका हमारे जीवन में उपयोग होता है, उन सभी बातों को हमने देखा था। और इसके साथ में हमने सोडियम पोटेशियम पंप को भी अच्छा से समझने का प्रयास किया था और साथ में कैल्शियम की क्या भूमिका होती है, मैग्नीशियम की क्या भूमिका होती है बायोलॉजिकल सिस्टम में, इन सब बातों को हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया। आज का जो नया चैप्टर है वो है वैद्युत विश्लेषिक विद्या, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। ये क्या होते हैं और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। वैद्युत विश्लेषिक विधियों के अंदर वे परिमाणात्मक और विश्लेषिक विधियाँ आती है, एनालिटिकल मेथड आते हैं, जो विश्लेषक एनालाइट को वैद्युत रासायनिक सेल के सॉल्यूशन के रूप में प्रयुक्त करने पर उत्पन्न उसके वैद्युतीय गुणों पर निर्भर करती है। इसमें हम विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और केमिकल करंट, इन सभी बातों का हम अध्ययन करते हैं। यानी कि यूँ कहें कि जो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इन बातों का हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, तो वो वैद्युत विश्लेषिक विद्या के अंतर्गत आता है। इसमें यहाँ पर हम कुछ एनालिटिकल मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो है फर्स्ट है विभोमिति, पोटेंशियोमेट्री क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड के अंदर हम नंस्ट इक्वेशन का सीधा प्रयोग करते हैं और उसका एनालिटिक प्रयोग करते हुए तथा शून्य धारा की स्थिति में अध्रुवित इलेक्ट्रोड पर विभव को पोटेंशियल को मापते हैं और उसी को हम विभोमिति पोटेंशियोमेट्री कहेंगे। अगली जो विधि है उसको डिस्कस करते हैं। काल विभोमिति ये क्या होती है, तो क्रोनो पोटेंशियोमेट्री। इस विधि में हम इसकी जो धारा होती है नियत मात्रा में धारा विलयन में सॉल्यूशन के अंदर प्रवाहित करते हैं और इससे जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं के मध्य में एक पोटेंशियल क्रिएट होगा और साथ में हम समय के साथ में इस पोटेंशियल को मेजर करते हैं। निश्चित समय में उत्पन्न पोटेंशियल की मात्रा भी नियत रहती है और किंतु ये विद्युत सक्रिय प्रजाति जैसे इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज के सांद्रण के समानुपाती देखने को मिलते हैं कि जो इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज होती हैं वो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है उसके प्रोपोर्शनल होती हैं, समानुपाती होती, तो उसी को हम काल विभोमिति कहते हैं। तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि कोई सॉल्यूशन ले रखा है जिसमें हमने इलेक्ट्रोएक्टिलाइटिक स्पीसीज डाल रखे हैं, विद्युत सक्रिय प्रजाति उसमें डाल रखी हैं और उसमें जब आप करंट लगाते हो तो उनके दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है और उसी को हम समय के साथ में मेजर करते हैं, तो उसे हम काल विभोमिति कहते हैं, क्रोनो पोटेंशियोमेट्री कहेंगे। अगली जो एनालिटिकल मेथड है वो आता है चालकता मिति, कंडक्टोमेट्री। इस एनालिटिकल मेथड में दो एक समान निष्क्रिय इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं एवं दोनों के मध्य में उनकी जो चालकता को प्रत्यावर्ती धारा ऐसी काम में लेकर व साथ में वाइटस्टोन सेतु की सहायता से इसको मेजर किया जाता है और उसी को हम चालकता मिति, कंडक्टोमेट्री कहेंगे। अगला जो एनालिटिकल मेथड है उसमें हम वोल्टामिति के बारे में या ध्रुवणलेखी के बारे में बात करते हैं। जो वोल्टामिति होती हैं, वोल्टामेट्री एवं ध्रुवणलेखी की पोलोग्राफी,
इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो करंट और साथ में करंट और पोटेंशियल धारा विभव वक्र खींचकर और तनु जो विद्युत अपघट्य होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, के सॉल्यूशन के विघटन की साथ में संगठन की विवेचना करते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रोड, छोटा इलेक्ट्रोड होता है, एक बड़ा इलेक्ट्रोड होता है, और इनके मध्य में हम ऋण विभव लगाने से जो धारा का मापन कर विभव धारा वक्र खींचते हैं। और यदि छोटे जो इलेक्ट्रोड है जो कि ध्रुवीय होता है और के रूप में अगर हम उसकी जगह बिंदु मापी मरकरी इलेक्ट्रोड का, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे तो यह टेक्निक ध्रुवण लेखिकी कहलाती है। और उसी को हम यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार पढ़ देता हूँ मैं। वोल्टामेट्री या ध्रुवण लेखिकी पोलरग्राफी क्या होती है? इस विधि द्वारा धारा विभव वक्र खींचकर जो डाइल्यूट विद्युत अपघट्य होते हैं के विलयनों के संगठन की विवेचना करते हैं इसमें। और इसमें एक छोटा इलेक्ट्रोड और एक बड़ा इलेक्ट्रोड होता है, और इनके मध्य में ऋण विभव लगाने से उत्पन्न धारा को नापकर विभव धारा वक्र खींच लिया जाता है। और यदि छोटे ध्रुवीय पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड के रूप में हम बिंदु मापी मरकरी इलेक्ट्रोड, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड को काम में लेते हैं तो यह टेक्निक जो ध्रुवण लेखिकी पोलरग्राफी कहलाती है। अगली जो विधि है वो है कूलाम्ब विधि, कोलोमेट्री। इस विधि में हम फैराडे के नियमों का उपयोग करते हुए और साथ में जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कूलाम्ब विधि, कोलोमेट्री। इस विधि में फैराडे के विद्युत अपघटन नियमों का काम में लेते हैं और जो विद्युत प्रवाहित करने से होने वाले रासायनिक परिवर्तन को बताता है। तो ये कूलाम्ब विधि के अंदर हम ये पढ़ते हैं। लास्ट है एनालिटिकल मेथड, नियंत्रित या विभव पृथक्करण विधि, कंट्रोल पोटेंशियल सेपरेशन। ये क्या होता है? तो इस विधि में नियंत्रित विभव प्रवाहित कर एक निश्चित मात्रा का पोटेंशियल प्रवाहित करते हैं और विद्युत अपघटनी, ऑक्सीकरण या अपचयन से परिमाणात्मक पृथक्करण करते हैं। और इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को हम बारात्मक विधि से तौल के या कूलाम्ब विधि द्वारा हम इनको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। वही नियंत्रित एवं विभव पृथक्करण कहलाता है। तो इस विधि में नियंत्रित विभव प्रवाहित कर विद्युत अपघटनी, ऑक्सीकरण या अपचयन से परिमाणात्मक पृथक्करण किया जाता है और इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को भारात्मक विधि से तौलते हैं और या फिर कूलाम्ब विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। तो ये जितनी भी विद्युत एनालिटिकल विधियाँ हैं उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगला जो पॉइंट है वो है विद्युत वाहक बल। इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। आपने एक बीकर ले रखा है और उसके अंदर कोई सॉल्यूशन डाल रखा है और साथ में उसी का एक इलेक्ट्रोड लगा रखा है और इस तरह से दो बीकर ले रखे हैं। और जब आपने करंट पास आउट नहीं कर रहे हो और उस स्थिति में उसके इलेक्ट्रोड के ऊपर जो विभव क्रिएट हो रहा है वही विद्युत वाहक बल कहलाएगा। तो यहाँ पर इसी बात को बताया गया है। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। खुले परिपथ में जब सेल में कोई विद्युत धारा नहीं बह रही होती है उस स्थिति में इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव के अंतर को हम विद्युत वाहक बल या सेल पोटेंशियल कहेंगे और इसकी जो इकाई होती हैं वो वोल्ट होती है। अगर हम डैनियल सेल की बात करें तो अपने रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में देखें तो 298 केल्विन पर जो EMF प्राप्त होता है, विद्युत वाहक बल होता है, इसका 1.0988 वोल्ट प्राप्त होता है। और अब सेल क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और साथ में इसकी जो डेल जी वैल्यू होती है वो 0 से कम आती है, यानी कि इस स्थिति में इसकी जो वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव रहती है। और जब डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आती हैं तो वो जो रिएक्शनें होती हैं वो स्पॉन्टेनियस होती हैं, स्वतः होती है, अपने आप खुद से होती हैं। ठीक, तो उसी बात को यहाँ पर बताया गया है। तो वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? तो ये केमिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और साथ में इसकी डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है, स्वतः होती है। और सेल क्या होता है तो उसके बारे में देखते हैं। तो वह साधन या डिवाइस जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और उसे विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। इसमें एक स्वतः उपापचय अपने आप उपापचय यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया को अप्रत्यक्ष विधि से करवाया जाता है और इनडायरेक्ट करवाते हैं, और इस अभिक्रिया के होने पर उत्सर्जित मुक्त ऊर्जा जिसको हम गिब्स ऊर्जा कहते हैं या फिर विद्युत ऊर्जा के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो ये विद्युत वाहक बल और साथ में जो सेल क्या होता है उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। अगला हम डिस्कस करते हैं कि डेनियल सेल क्या होता है। ये गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल का ही एग्जाम्पल है और डेनियल सेल के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कह देते हैं इसको। और यहाँ पर हम जिंक और कॉपर सेल जिसको हम डेनियल सेल कहते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो यहाँ पर 2 कंटेनर आपको यूज़ करने हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखो, इसमें आपको 2 कंटेनर लेना है। जो डेनियल सेल की जब आप व्याख्या करते हो तो सबसे पहले हम 2 कंटेनर लेते हैं और इन कंटेनरों के अंदर जो ये वाला कंटेनर ले रखा है इसके अंदर हमने जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन भरा है और जिसका सॉल्यूशन भरा है हम उसी का रोड लगा देते हैं। इसी तरह से कॉपर जो ये वाला जो कंटेनर है इसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर रखा है और यहाँ पर हमने कॉपर की रोड लगा दी। साथ में इसको देखो आप कि जो ये वाला कंटेनर है ये अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है और ये वाला जो कंटेनर है ये हमने राइट हैंड की तरफ है। इस स्थिति में और ये जो जिंक सल्फेट है और जब जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हम जिंक की रोड डालते हैं तो इसकी ये स्वतः प्रवृत्ति होती है कि ऑक्सीडाइज होना, यानी कि इसका खुद से ऑक्सीकरण होता रहता है और जिंक जो आयन है, जिंक जो मेटल हैं वो Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। और ऑक्सीडेशन में हम ये बोलते हैं कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उनको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, यानी कि जो अपने इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करता है। तो वह स्पीसीज जो अपने इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करती हैं उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यही लिखा हुआ है कि ये जो कॉपर सल्फेट है और इसके अंदर हम ये जिंक सल्फेट है और इसके अंदर अपन ने ये कॉपर की रोड लगा रखी है और ये एनोड का काम करता है। जो कॉपर की रोड है वो एक एनोड का काम कर रही है और इसकी जो प्रवृत्ति होती है एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और जो कैथोड है वहाँ पर हमेशा रिडक्शन होता है। और ये कॉपर की रोड जो कि रिडक्शन का काम कर रही हैं यहाँ पर, और ये कॉपर से जो सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयन प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि उस स्थिति में इसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना। अब हमने दोनों कंटेनरों को एक सर्किट से जोड़ दिया है और साथ में एमिटर लगा दिया, एक छोटा सा बल्ब भी लगा देते हैं। तो अब ये क्या करेगा, जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ से ये जो जिंक की रोड है ये इसके Zn2+ के अंदर टूटते हुए आयन इसके सॉल्यूशन के अंदर आएंगे और साथ में अपने इलेक्ट्रॉनों को इस रोड के ऊपर देंगे। और हमने एक सर्किट जोड़ दिया है ना, तो एक परिपथ बना दिया है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफ़र होंगे और इधर पे इसके जो ये कंटेनर है कॉपर वाला
और इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो इसमें सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के आयन प्रेजेंट है। तो इस स्थिति में ये इनको इलेक्ट्रॉनों को गेन करेंगे और साथ में ये सॉल्यूशन में से ये जो कॉपर के आयन है ये दौड़ दौड़ के इस रोड के ऊपर, कॉपर के रोड के ऊपर चिपक जाएंगे। ठीक है। तो और समय के साथ में ये जो रोड है वो धीरे धीरे मोटा होता जाएगा। यहाँ से चिपकेंगे तो ये जो सॉल्यूशन में से ये जो आयन है ये इस रोड के ऊपर इकट्ठे होते जाएंगे और ये समय के साथ में इस रोड से ये आयन बाहर निकल रहे हैं। तो ये रोड जो जिंक की रोड है वो समय के साथ में पतली होती जाएगी। ये रोड धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। तो इस तरह से आपको इन बातों के बारे में ध्यान में रखना है। तो हम अब अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। आपको सबसे पहले 2 कंटेनर लेने हैं और एक में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरना है और एक में जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन भरना है। और जिसमें जैसे कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है तो उसमें जिंक की रोड आपको डिप करनी है और अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है तो उसमें कॉपर की रोड डिप करनी है। जो कॉपर की अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती थी, अपने इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करेगा। तो ये इसकी ये प्रवृत्ति होती है कि ये खुद से ऑक्सीकरण होता है इसका। तो ऑक्सीकृत होने की वजह से ये Zn2+ के रूप में इस सॉल्यूशन के अंदर इनके आयन आएंगे और धीरे धीरे ये रोड पतले होते जाएंगे। और इसी तरह से ये जो कॉपर के जो आयन होते हैं वो इस कॉपर के रोड के ऊपर सॉल्यूशन में से निकल के इस कॉपर की रोड के ऊपर चिपकते जाएंगे। तो समय के साथ में ये कॉपर की रोड पतली होगी, कॉपर की रोड मोटी हो जाएगी और जो जिंक की रोड है वो पतली हो जाएगी। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किधर जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, यानी कि NO2 कैथोड की तरफ जा रहे हैं। तो इस स्थिति में ये करंट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इधर हो रहा है। तो करंट का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होता है। तो इलेक्ट्रॉन किधर से बह रहे हैं, तो NO2 कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। तो करंट इस दिशा में, भाई इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है तो करंट इस दिशा में बहेगा, यानी कि कैथोड टू एनोड की तरफ करंट का फ्लो होगा। अब यहाँ पर इनके कंटेनरों के नीचे ही हमने जो जिंक आयन है, जो जिंक आयन है उनका ये ऑक्सीकरण वाली इक्वेशन लिखी हुई है। Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। और ये जो रोड है कैथोड का काम एनोड का काम कर रही हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पर देखो ये इस रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि इस रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो इसलिए हम इसको नेगेटिव चार्ज भी बोल देते हैं। और साथ में ये अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो इसे हाफ सेल भी कहेंगे। ठीक है। तो इन रिएक्शनों के बारे में पर्टिकुलर एक एक रिएक्शन के बारे में देखते हैं। तो जो एनोड होता है उनके ऊपर हमेशा ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। और इस सेल में इसको आधी, अगर इस कंटेनर को एक ही मान ले तो आधी होगी, तो इसे अर्ध सेल कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया होगी। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है ये कंटेनर, तो इसलिए हम इसे लेफ्ट अर्ध अभिक्रिया भी कहते हैं। और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसलिए नेगेटिव अर्ध सेल भी कह देते हैं। और साथ में ये एनोड पर रिएक्शन हो रही हैं तो इससे हम एनोड अर्ध सेल अभिक्रिया भी कह देते हैं। इसी तरह से इस कंटेनर की बात करें, ये कॉपर जो कि अपने राइट हैंड साइड की तरफ है, ये कंटेनर जो किधर है, राइट हैंड साइड की तरफ है। और यहाँ पर जो ये कैथोड का काम करती है, यहाँ पर जो कॉपर की रोड है वो कैथोड का काम करती हैं। अब जब ये पॉजिटिव आयन इसके ऊपर इकट्ठे होंगे तो इस स्थिति में इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश क्रिएट हो जाता है। तो यानी कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव है और साथ में इस सेल का रिडक्शन, ये देखो कॉपर है जो आयन है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इसका अपचयन हो रहा है। और यह अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया कहलाएगी। या फिर इसको हम राइट हैंड की तरफ होने की वजह से हम दाईं अर्ध अभिक्रिया भी कह देते हैं। और इसके ऊपर पॉजिटिव आवेश आ रहा है तो पॉजिटिव अर्ध सेल अभिक्रिया या कैथोड अर्ध अभिक्रिया कह देते हैं।
अब यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा होगा कि साल्ट ब्रिज लगा रखा है। जब ये केवल केवल हम साल्ट ब्रिज को नहीं लगाते हैं और यहाँ पर केवल ये सर्किट लगाते हैं, तो देखो कि इस स्थिति में क्या होगा कि थोड़े टाइम तो इसमें करंट फ्लो होगा, और जब ये सॉल्यूशन के अंदर को जिंक जो सल्फेट के जो जिंक के आयन इस सॉल्यूशन के अंदर आते जाएंगे, तो इस स्थिति में यहाँ पर जिंक जिंक Zn2+ और खुद में से इलेक्ट्रॉन निकल के, तो उस स्थिति में अभी यहाँ पर Zn2+ की जो मात्रा है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएगी। जो जिंक आयन है इस सॉल्यूशन के अंदर इनकी कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ जाएगी, तो उस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉनों को इस रोड के ऊपर नहीं जाने देंगे और ये खुद से वापस इन इलेक्ट्रॉनों को वापस खींच लेंगे। तो यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा नहीं कि एनोड टू कैथोड की तरफ, और तो हमें लाइट करंट नहीं मिलेगा और उस स्थिति में करंट मिलना बंद हो जाता। तो उसी से निजात पाने के लिए हम साल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। और ये जो साल्ट ब्रिज होता है वो एक यू आकार की नली होती है, और इसके अंदर हम पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है या अमोनियम क्लोराइड है, इन साल्ट को हम यूज़ करते हैं। साथ में इसमें अगार अगार का सॉल्यूशन भरा रहता है, ताकि अगार अगार का काम क्या होता है कि इनके जो आयन होते हैं इनको इक्वल मात्रा में भेजना है, इक्वल मोलर में भेजना है, ताकि यहाँ पर जो कंटेनर के अंदर न्यूट्रलिटी है वो बराबर बनी रहे। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं। अब आप इसको याद रख सकते हो इस कंटेनर को, कि यहाँ पर एक ट्रिक लिखी हुई है। यहाँ पर देखो एक जो लोन के नाम से याद रख सकते हो कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, और साथ में एल, और जो क्या आपके लेफ्ट हैंड साइड को बताएगा ओ ऑक्सीडेशन को बताता है, ए एनोड को बता रहा और एन नेगेटिव को बताता है। तो एक को आप याद रखोगे तो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये इसी का एक बना रखा है हमने स्लाइड। और हाँ, लवण सेतु का क्या यूज है तो वो देखो आप। लवण सेतु जो फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज क्या होता है, ये एक यू आकार की नली होती है जो कि हमने अभी बात की थी, और इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन भरा रहता है, साल्ट होता है, ये भरा रहता है, और इसमें अगार अगार भरा हुआ रहता है, और इसी को हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। और ये अर्ध सेल जो होता है अभिक्रिया हो रही है उसके जो उदासीनता को, न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है। साथ में ये जो सर्किट होता है परिपथ को पूर्ण करने का काम करता है, और लिक्विड लिक्विड जंक्शन जो पोटेंशियल होता है उनको भी ये कम करने का काम करता है। ठीक है, और अब हम उसका जो निष्कर्ष है इस डेनियल सेल का वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो कि अभी हमने कहा कि जो ये सेल होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, एक के ऊपर एक कंटेनर में अपने ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे कंटेनर में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि अलग अलग दिशा अलग अलग कंटेनर में ये रिएक्शनें हो रही हैं, तो इसको हम अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। और अब जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है वो एनोड से कैथोड की तरफ, अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा था कि जिंक रोड से कॉपर रोड की तरफ जा रहे थे, है ना। तो एनोड टू कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तो धारा की जो दिशा होती है उसके विपरीत होती है। तो उस स्थिति में जो धारा बह रही है वो कैथोड टू एनोड की तरफ जाती है। ठीक, तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है जो आप देख, यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट लिखा है ये देखो कि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है, तथा धारा का जो प्रवाह होता है, करंट का जो फ्लो हो रहा है वो कैथोड टू एनोड की तरफ होता है। अब यहाँ पर जो धारा सदैव किधर से किधर बहती है कि ये कैथोड तो एनोड की तरफ जा रही हैं, तो इस स्थिति में कैथोड पर पॉजिटिव आवेश आ रहा है और एनोड के ऊपर नेगेटिव है। तो इस स्थिति में धारा कहाँ से किधर जाती है, धारा सदैव पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर इसका फ्लो होता है, बहती है। अगला पॉइंट देखो कि
जो जिंक की छड़ है उसमें से क्या हो रहा है कि जो कि अपने एनोड की बाती काम कर रही है, और कॉपर की छड़ है कैथोड की बाती काम कर रही है। अब जिंक छड़ में से आयन टूट टूट के कहाँ आ रहे थे? सॉल्यूशन के अंदर आ रहे थे। Zn2+ आयन किस में आ रहे थे? सॉल्यूशन के अंदर आ रहे थे, यानी कि उस स्थिति में ये ऑक्सीकृत हो रहा था। और जिससे क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन के अंदर जो जिंक आयन है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो धीरे धीरे ये जो जिंक की रोड है वो पतली होती जाएगी। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है। जिंक की छड़ एनोड की बाती बिहेवियर शो करती हैं तथा Zn2+ में ऑक्सीकृत हो रहा है, और जो कि सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, जिससे जो सॉल्यूशन में Zn2+ की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी, और साथ में जो जिंक की जो रोड है वो समय के साथ धीरे धीरे पतली होती जाएगी। अब एक दूसरा पॉइंट देखो कि कॉपर की छड़ है जो कि कैथोड का काम कर रही है, और इसमें से सॉल्यूशन के जो कॉपर के आयन हैं वो किधर? उस रोड के ऊपर, जो कॉपर की रोड लगी है उसके ऊपर जाकर चिपक रहे हैं, जमा हो रहे हैं। तो यानी कि कॉपर जो Zn2+ आयन कॉपर में इसका अपचित हो रहे हैं, इनका अपचयन हो रहा है, और साथ में जो कॉपर की छड़ हैं जो समय के साथ में क्या हो रही हैं? मोटी होती जा रही हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। कॉपर की छड़ जो कि कैथोड का काम करती हैं, और विलयन जो कि सॉल्यूशन के अंदर जो Cu2+ है, कॉपर के जो आयन हैं वो कॉपर की छड़ के ऊपर जमा हो रहे हैं, और इस वजह से जो कॉपर की छड़ है वो समय के साथ में मोटी होती जाती हैं। अगला पॉइंट ये देखो कि यह एक स्वतः स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और इस स्थिति में जो डेल जी की जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव होगी। लेकिन अभिक्रिया को अगर हम उत्क्रमणीय रिवर्सिबल करवाएं तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाती है। अब यहाँ पर जो सेल की नेट रिएक्शन लिखते हैं, तो ये जो नेट रिएक्शन है, अब हम नेट रिएक्शन की बात करते हैं कि क्या होती है नेट रिएक्शन। भाई एनोड के ऊपर क्या हो रहा था? एनोड के ऊपर ऑक्सीकरण हो रहा था, तो Zn जो मेटल है वो किस में कन्वर्ट हो रही थी? Zn2+, और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर हो रहे थे, निकल रहे थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है Zn किस में कन्वर्ट होता है? Zn2+ और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से कॉपर जो कि कैथोड का काम कर रही हैं, और इसके ऊपर जो कॉपर के आयन हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बना रहे हैं। इस तरह से ये नेट रिएक्शन, कॉपर से कॉपर आप जो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर जो नेट रिएक्शन आएगी वो Zn+ से ये जो बचे हुए हैं इनको आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? Zn+Cu2+, और एरो का निशान लगाना, और Zn2+ और Cu बन जाएगा। जो सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं कि भी ABC आप याद रख लेना। ए यानी कि एनोड है, बी साल्ट ब्रिज है, और सी कैथोड है। एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, तो Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो Zn2+ में, तो बीच में आपको ऑब्लिक का चिन्ह लगा देना। साल्ट ब्रिज को आप डबल खड़ी लाइनों से प्रदर्शित करना है ना, तो पैरेलल लाइनों से इसको बता देना है, तो ये साल्ट ब्रिज हो जाएगा। और इसके बाद कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। इस स्थिति में Cu2+ इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप इनको सेल का रिप्रेजेंटेशन, सेल का प्रदर्शन कर देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने डैनियल सेल के बारे में समझने का प्रयास किया है कि डैनियल सेल किस तरह से काम करता है। तो आपको शॉर्ट में ध्यान में रखना है कि इसमें हम 2 कंटेनर लेते हैं, और एक कंटेनर के अंदर हम को जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भर रहे हैं, उसमें उसी का रोड लगा रहे हैं कि जिंक का ही रोड लगाते हैं। और जो दूसरा कंटेनर होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि 2 कंटेनर ले लेना है, एक कंटेनर 2 कंटेनर। ठीक है, इसमें जिंक का सॉल्यूशन भर दिया, और इसमें कॉपर का सॉल्यूशन भर दिया, और उसमें उसी का रोड लगा देना है, और साथ में इसको एक सर्किट से जोड़ देना है। जब ये इस तरह से जुड़ जाएगा तो इसमें इसका जो जिंक की रोड है उसके ऊपर इसका ऑक्सीकरण होगा, तो इसके जिंक आयन यहाँ टूट टूट के सॉल्यूशन में आएंगे, और कॉपर के आयन यहाँ जो सॉल्यूशन में से इस रोड के ऊपर चिपकेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो NO2 कैथोड की तरफ होगा, और धारा इसकी विपरीत दिशा में बहती है, यानी कि तो धारा जब बहेगी तो वो कैथोड टू एनोड की तरफ बहेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव सिरे की तरफ जाएगी।
और समय के साथ में यहाँ से ये आयन टूट टूट के सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये समय के साथ में ये रोड पतली हो जाएगी, जो जिंक की रोड पतली होगी, और कॉपर की रोड यहाँ से सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर के जो आयन है वो चिपक रहे हैं इस रोड के ऊपर, तो ये समय के साथ में ये रोड मोटी होती जाती है। इसके ऊपर, इस रोड के ऊपर यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है जिंक के ऊपर, और यहाँ इनका इस कंटेनर में अपचन हो रहा है, तो ये अपचन होगा। साथ में ये देखो कि ये अपना राइट हैंड सेंड है, राइट हैंड है, और ये अपना लेफ्ट हैंड है। तो इस स्थिति में ये जो राइट हैंड अर्धशैल क्रिया कहलाएगी, और ये लेफ्ट हैंड अर्धशैल क्रिया कहलाएगी, या फिर इसको अपचयन अर्धविक्रिया कह सकते हो, इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह सकते हो। यहाँ पर जो सेल रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, तो ये एनोड है और ये वाली कैथोड की रिएक्शन है, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, और इसकी ये नेट रिएक्शन लिखी हुई है, और साथ में हमने इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। तो इस तरह से आप वैद्युत रासायनिक विद्युत और डैनियल सेल के बारे में हमने आज समझने का प्रयास किया है। आई होप ये क्लास आपको डैनियल सेल वगैरह आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर किया करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास देने का हम प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी।